हेलो दोस्तों, आज हमारा बीएससी का ये 9th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे धारा 27 से। और धारा 27 से ये वो प्रोविजन है, जैसे हमने जो डायन डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन पढ़े थे ना, कि कोई व्यक्ति असमर्थ हो जाता है या मिल नहीं सकता है ना, या कोर्ट के समक्ष आने में इनकेपेबल होता है, तो में हम जो है उस व्यक्ति के साक्ष्य की रिलीवेंसी को देखते हैं कि उसका साक्ष्य का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर बात आती है, जो धारा 27 है ये आपकी रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 33 से, है ना। जैसे धारा 26 डायन डिक्लेरेशन से रिलेटेड थी और धारा इंडियन एविडेंस एक्ट की 32 से, ऐसे ही 27 है 33 से, ये दोनों धाराएं ही कोरिलेट हैं एक दूसरे से। धारा 27 जो कहती है वो किसी जुडिशियल कार्यवाही के संबंध में है, यानी अगर किसी कोर्ट के समक्ष कोई कार्यवाही चल रही होती है और उसमें किसी व्यक्ति ने कोई एविडेंस दे दिया होता है और तब एविडेंस देने के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। तो तब अब वही कार्यवाही में अगर आगामी किसी भी स्टेज पर, नेक्स्ट स्टेज पे, या फिर उसी से रिलेटेड कोई बाद की कार्रवाई होती है, तब उसमें उस व्यक्ति के पहले जो दिया हुआ साक्ष्य होता है उसकी रिलीवेंसी को लेकर यहां पर बात करती है। ठीक है ना, सिंपल तरीका ये है इसको लेके। तो पढ़ते हैं धारा 27 क्या कहती है। किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता, यानी जो कि पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की रिलीवेंसी के बारे में बात करती है, यानी रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, कथित तथ्यों की सत्यता को, रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, सत्यता करने के लिए, इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, यानी पश्चातवर्ती कार्रवाई में, ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स, तथ्य की सत्यता के संबंध में, देयर इन स्टेटेड, जो भी कहा गया है किसी साक्ष्य में। तो धारा 27 कहती है कि ऐसा एविडेंस जो किसी साक्षी ने, विटनेस ने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, है ना, ऐसा साक्ष्य जो किसी विटनेस ने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है या विधि के द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, यानी जिस साक्ष्य को लेने के लिए विधि के द्वारा कोई व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है, उस व्यक्ति के समक्ष किसी साक्षी ने कोई साक्ष्य दिया है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है, तब वह साक्ष्य उन तथ्यों की सत्यता को, यानी उनकी जो सत्यता है, उसकी ट्रुथ ऑफ फैक्ट जो है, उसको, जो उस साक्ष्य में लिखा हुआ है या कथित है, स्टेटेड है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में, आगे ना, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई यानी किसी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में। एक तो हो गया ये, दूसरा कौन सी कंडीशन है, या फिर उसी न्यायिक कार्रवाई में, न्यायिक कार्रवाई का जो नेक्स्ट स्टेज है आगामी प्रक्रम में, है ना, जो उसी कार्रवाई का आगामी प्रक्रम है, नेक्स्ट स्टेज में साबित करने के प्रयोजन के लिए वो तब तक रिलीवेंट माना जाएगा एविडेंस जब कि वह साक्षी या तो क्या कर गया है, मर गया है, या फिर वो मिल नहीं सकता है, या वो साक्ष्य देने के लिए इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, या जो अपोजिट पार्टी है उसके द्वारा, प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, या यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब, यानी इतने डिले के बाद, या इतने व्यय के बिना, यानी खर्चे के बिना, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उसकी उपस्थिति को दर्ज कराने में, या उस उपस्थिति में इतना विलंब हो जा रहा है कि मामले की परिस्थितियों में कोर्ट जो है इस विलंब को या उस खर्चे को अयुक्तियुक्त समझता है। अयुक्तियुक्त समझना मतलब इनरीजनेबल जो है उसको समझना, ठीक है ना। अगर इस तरह की कंडीशन है तब उसको पश्चातवर्ती सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के आगामी स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में साबित करने के प्रयोजन के लिए उसको रिलीवेंट माना
जाता है। ठीक है ना, तो ये बात करता है इतनी। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो लगा हुआ है। प्रोवाइजो कहता है कि परंतु ये तभी रिलीवेंट माना जाएगा जबकि वो जो कार्रवाई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो उन्हीं पक्षकारों के बीच में होनी चाहिए या उनके हित प्रतिनिधि जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो होते हैं, उनके बीच में होनी चाहिए। और प्रथम कार्यवाही में जो अपोजिट पार्टी है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार भी होना चाहिए और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर भी मिला होना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए और राइट भी होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। ठीक है ना, तो ये रिलीवेंट कब माना जाएगा पश्चातवर्ती कार्यवाही में, जबकि वे कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों के या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्यवाही में अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और वो विवादित प्रश्न प्रथम कार्यवाही में भी वही थे जो द्वितीय यानी सेकंड प्रोसीडिंग में थे। मतलब सेकंड प्रोसीडिंग में जो है प्रेजेंट में, वही प्रश्न जो है वो पहली कार्यवाही में भी विवादित थे। विवादित मतलब विवादित थे, फैक्ट इन इश्यू थे। ठीक है ना, क्वेश्चन इन इशू। तो ये चीज जो है धारा 27 कहती है, यानी आपने पहली कार्यवाही में कोई एविडेंस दिया, उसके बाद या तो वो उसकी जो अनुपस्थिति है वो कोर्ट में सुनिश्चित नहीं हो सकती है, तो फिर उसकी पहली वाली जो कार्यवाही थी उसमें दिए गए फैक्ट को बाद की कार्यवाही में रिलीवेंट माना जाएगा। ठीक है ना, यानी पिछला मामला और नया मामला, जो बाद वाला मामला है, वो एक ही मैटर से रिलेटेड हो। ठीक है ना, और पक्षकार को, जो अपोजिट पार्टी होती है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान के चलो ए नामक व्यक्ति है, उसने चोरी के केस में कोर्ट में गवाही दी थी। अब ए नामक व्यक्ति मर गया, अब केस वो पुनः चल रहा है। ठीक है ना, तो अब ए की जो पहली वाली गवाही है वो कोर्ट में रिलीवेंट मानी जाएगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। इसमें जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो क्रिमिनल ट्रायल होता है या इंक्वायरी है, क्रिमिनल ट्रायल या इंक्वायरी, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत में अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही समझी जाएगी। यानी ये कहना चाह रहा है यहां पर कि जो कार्यवाही है कि न्यायिक कार्यवाही चल रही है, पहली वाली न्यायिक कार्यवाही, दूसरी वाली पश्चातवर्ती सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो अब जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग के अंतर्गत में कोई भी अगर ट्रायल भी चल रहा है, क्रिमिनल ट्रायल या फिर इंक्वायरी हो रही है अभियुक्त के विरुद्ध, तो उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। वैसे भी ट्रायल और इंक्वायरी दोनों ही पार्ट जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के ही पार्ट होते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन, वो है एक अलग, इसका सेक्शन है, ये अलग कैटेगरी है, मतलब कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, यानी स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। और ये प्रोविजन है बीएसए की धारा 28 से लेकर 32 तक। ठीक है ना, बीएसए की धारा 28 से लेकर 32 तक, और जो कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 34 से लेकर 38 तक के प्रोविजन है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब ये कौन सी परिस्थिति है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कौन सी हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट किया जाता है, तो ये है पहला धारा 28 है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 34 यानी 34 है। ये क्या कह रही है, ये कहती है कि लेखा पुस्तक बोलते हैं जो एंट्रीज इन बुक्स होती हैं उनको। लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री, यानी बुक्स हो गई लेखा पुस्तक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं लेखा पुस्तक को, एंट्री बोलते हैं प्रविष्टि को। तो जो अकाउंट्स होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनमें अगर कोई एंट्री की जाती है तो उसको रिलीवेंट कब माना जाएगा,
यानी जो खाते की पुस्तक होती हैं एक तरह से, उनको रिलीवेंट कब माना जाएगा? तो ये कहती है धारा 28 कि कारोबार के अनुक्रम में, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस के अनुक्रम में, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रेगुलरली रखी गई हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रविष्टियां, एंट्रीज हैं, जिनके अंतर्गत में, इन एंट्री के अंतर्गत में कौन कौन सी एंट्री शामिल है? जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी गई हैं वो भी शामिल है। और ये एंट्री जब कभी भी वे ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट करती हैं, निर्देशित करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, तो वो क्या मानी जाएंगी? रिलीवेंट मानी जाएंगी। किंतु अकेले ऐसे कथन ही जो उस एंट्री में हैं, केवल ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। यानी वो जो एंट्री है वो अपने आप में ही पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, उसके समर्थन में कुछ न कुछ और एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये होते हैं जो कॉमर्शियल रूप से कोई बुक्स तैयार की जाती हैं वहां पर। जैसे मान के चलो अगर इसका इलस्ट्रेशन अगर हम देखें या एग्जांपल अगर हम देखें, इलस्ट्रेशन तो इसमें दे रखा है, एक इसमें इलस्ट्रेशन है कि बी नामक व्यक्ति है, उस पर ए 1000 रुपए के लिए वाद लाता है। ए किस पर वाद ला रहा है? बी पर 1000 रुपए के लिए। ठीक है ना? और इसके पास में अपनी लेखा बहियां मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनकी, इसमें वो डिस्क्रिप्शन जो भी है, एंट्रीज जो हैं, उनको दर्शाता है कि इसने बी ने मुझसे 1000 रुपए लिए, जिनमें बी को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है, यानी बी को दिखाया गया कि इसने मुझसे 1000 रुपए लिए। अब ये जो एंट्री है ये इसमें रिलीवेंट मानी जाएंगी, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना ये क्या है? पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना? तो केवल ये नहीं कि तुमने अपनी डायरी में लिख रखा है तो इसी से ये बी जो है वो इसका डेटेड यानी ऋणी हो गया। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके अलावा अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 29, वो क्या कहती है? 29 सेक्शन है धारा 35 यानी 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कहती है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। इसमें जो एंट्री की बात कर रहा है वो बात कर रहा है जो पब्लिक रिकॉर्ड के लिए रखी जाती हैं, और वो कैसे बनी है? इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कोई जो लोक सेवक होता है जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ड्यूटी का परफॉर्मेंस करता है, उस दौरान जब वो उनको तैयार करता है, बनाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में हो, है ना, या पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में हो, तब उनमें जो एंट्रीज होती हैं उनकी रिलीवेंसी के बारे में ये बात करती है। यानी सीधा सीधा है कि सरकारी रिकॉर्ड में जो भी एंट्रीज होती है उनके संबंध में रिलीवेंसी धारा 29 बताती है। किसी लोक यानी पब्लिक या किसी अन्य राजकीय पुस्तक मतलब जो ऑफिशियल बुक होती है, या रजिस्टर है, या कोई भी रिकॉर्ड है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इनमें की गई एंट्री जो किसी विवाद्य के सुसंगत तथ्य का कथन करती है। अब विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती है का इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो सीधा घटना से या मामले से संबंधित है उसके संबंध में उसमें उल्लेख किया गया है, और किसी लोक सेवक के द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, यानी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान में, या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक यानी बुक्स, रजिस्टर या रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा गया है, उस देश की विधि के द्वारा
उसे स्पेशली स्पेसिफिक रूप से जो डायरेक्टेड है व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई है, ठीक है ना, वो अपने आप में ही रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा उसको। तो यहां पर भी ये रिलीवेंसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ये बनाते कैसे हैं, जैसे गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर होता है, वो कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, जैसे एफआईआर की चीजें होती हैं, है ना, चार्जशीट होती है, कर्तव्य निर्वहन के दौरान बनाई जाती है ना, तो इस तरह की चीज हो गई। या मान के चलो जमीन का मामला है और जमीन के मामले में जो जमीन से संबंधित मामले होते हैं उनमें भूमि के बारे में कोई भी उल्लेख जो है, जैसे पटवारी लेखपाल वगैरह अपना जांच पड़ताल के बाद में उसमें एंट्रीज करते हैं, है ना, या जन्म और मरण का यानी बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्टर होता है उसको तैयार किया जाता है। ये सब जो है एविडेंस के रूप में माने जाते हैं, रिलीवेंट फैक्ट माने जाते हैं। तो सिंपली मतलब यही था इसमें कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में जो भी रिलीवेंसी रिकॉर्ड एंट्रीज होती हैं उनको रिलीवेंट माना जाएगा, जो किसी लोक सेवक के द्वारा अपने डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी में बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 30 है। 30 सेक्शन आपका जो है वो रिलेटेड है ये है धारा 36 यानी 36 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहां पर ये क्या कह रहा है, 4 टों है यहां पर, ये है 4 टों यानी प्लूरल है। तो मैप्स हो गया, चार्ट्स हो गया और प्लान्स हो गए, यानी इसको आपको याद रखना है एमपीसी, है ना। एमपीसी से रिलेटेड एक और सेक्शन थी धारा 6। धारा 6 में था यहां पर मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, जो पूर्व और पश्चातवर्ती था, और यही एमपीसी अब है धारा 30 में, ठीक है ना। यहां पर एमपीसी का मतलब क्या है, मैप्स, प्लान्स एंड चार्ट्स। इनकी मैप्स, प्लान्स और चार्ट में जो भी स्टेटमेंट हैं उनके रिलेवेंसी के बारे में प्रावधान करती है, प्रोविजन करती है धारा 30। अब क्या कहती है धारा 30 कि विवादक तथ्य मतलब जो फैक्ट एंड इश्यू हैं या फिर रिलीवेंट फैक्ट्स के ऐसे स्टेटमेंट जो प्रकाशित हैं, पब्लिश्ड हैं, मानचित्र या चार्टों, मैप एमपीसी में, मैप्स और चार्ट्स में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं, यानी वो जनरली क्या किए जा रहे हैं, ऑफर्ड, प्रस्थापित जो होता है, जैसे प्रस्थापना होता है ना, प्रपोजल होता है, ऑफर्ड जो होता है, तो वो जनरली ऑफर्ड किए जाते हैं, साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं। किस चीज के लिए, पब्लिक सेल के लिए, लोक विक्रय के लिए ऑफर्ड यानी प्रपोज किए जाते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटी के अधीन, प्राधिकार के अधीन, ठीक है ना, बनाए गए मैप्स या प्लान्स, उनमें ऐसे कथन क्या किए गए हैं, कथन किए गए हैं। अब ऐसे कथन उन विषयों के बारे में हैं जो मैप्स, प्लान्स और चार्टर मतलब चार्ट के बारे में प्राय क्या है, रूपित या कथित होते हैं, है ना। रूपित का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेड होना, और कथित होना मतलब स्टेटेड होना, कहा गया या प्रदर्शित किया गया, वो अपने आप में ही क्या है, रिलीवेंट फैक्ट है। तो ये प्री के मतलब के हैं। आपको अगर वैसे याद रखना है तो एमपीसी भी इतना याद रखेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इनकी रिलीवेंसी के बारे में जो भी मैप, चार्ट्स और प्लान्स के अंतर्गत में जो भी स्टेटमेंट होते हैं उन वो रिलीवेंट माने जाते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा है जिसमें नदी की दिशा दिखाई गई है
है ना। तो अब ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है क्योंकि मैप्स के बारे में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 31 सेक्शन। 31 सेक्शन क्या कहती है? 31 सेक्शन आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 37 यानी सेक्शन 37 से कोरिलेट है। अब ये क्या कहती है? ये बात करती है किन्हीं अधिनियम या अधिसूचना, तो इन दोनों को याद रखना है। 31 से किस किस की बात करता है? ये एक्ट की बात करता है या नोटिफिकेशन की बात करता है? दो की बात करता है। एक्ट या नोटिफिकेशन में अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट मतलब कंटेन हो, ठीक है ना। अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन, तो लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन यानी स्टेटमेंट, कथन किसके बारे में? जो कि फैक्ट के बारे में है, जो पब्लिक नेचर से रिलेटेड हैं, उनकी रिलीवेंसी के बारे में, उनकी सुसंगति के बारे में बात करती है धारा 31। धारा 31 कहती है जब न्यायालय को यानी जब कोर्ट को किसी पब्लिक नेचर के फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन बनानी है, तब जो भी सेंट्रल एक्ट है या फिर स्टेट का एक्ट है या फिर कोई भी संबंधित ऑफिशियल गजट में जो पब्लिश्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन, उसमें किसी प्रिंटेड लेटर, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में जो भी उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है, उस वो जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा? रिलीवेंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात करता है कि कोर्ट को पब्लिक नेचर से रिलेटेड किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन बनानी है, तब सेंट्रल एक्ट के या स्टेट एक्ट के या ऑफिशियल गजट में जो नोटिफाइड है, नोटिफिकेशन है, पब्लिश्ड किया गया है, तब वो जो प्रिंटेड लेटर रहता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में है या डिजिटल रूप में है, उसमें जो अंतर्विष्ट होंगे स्टेटमेंट, वो क्या माने जाएंगे? रिलीवेंट माने जाएंगे, ठीक है ना। यानी मान के चलो अगर किसी ऑफिशियल गजट में या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ए नामक व्यक्ति को किसी केस में, किसी वाद में या किसी केस में 5 वर्ष की सजा हुई, ठीक है ना, ये किसी ऑफिशियल गजट में लिख दिया गया है, तो इसको कोर्ट जो है वो एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। ये रिलीवेंट फैक्ट होगा। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है धारा 32। धारा 32 वो है आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 38 से कोरिलेट, ठीक है ना। ये कहती है, देखो तीन अभी तक हम जो देख रहे थे ना वो यही देख रहे थे कि किस किस बुक्स में या नोटिस या गजट या एक्ट या किस किस चीज में लिखे हुए कथन रिलीवेंट माने जाते हैं। अगर आपने देखा हो लगातार हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर किस में है? विधि की पुस्तक में, यानी जो लॉ की बुक्स हैं, कंटेंट इन लॉ बुक्स, विधि की पुस्तक में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथन की रिलीवेंसी के बारे में बात करती है धारा 32, जिसके अंतर्गत में ऐसा जो कथन है विधि का वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है या डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो ये भी रिलीवेंट ही माना जाएगा। तो जब कोर्ट को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट जो ऐसी किसी पुस्तक में है, बुक्स में, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रिंटेड है या पब्लिश्ड है बुक्स, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट भी शामिल होता है, और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिश्चय यानी विनिर्णय, डिसीजन की कोई भी रिपोर्ट जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट से तात्पर्य होने वाली किसी पुस्तक
जिसके अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट भी है अंतर्विष्ट है, वो रिलीवेंट मानी जाएगी। ठीक है ना। यानी जब कोर्ट को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तो इसका मतलब ये हो गया किसी देश की विधि के बारे में राय बनाएगी कोर्ट, ओपिनियन बनाएगी, तो वो किसी विदेशी विधि के बारे में ही राय बनाएगी यहाँ पर, है ना। यानी विदेशी कानून को समझने के लिए अगर कोई राय बनानी है और तब उस विदेशी विधि, ऐसी विधि का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, विदेशी विधि का कोई भी स्टेटमेंट उस लॉ में, वहां के कानून में जो भी कथन होगा, जो भी चीजें दी हुई होंगी, जो ऐसी पुस्तक में है, विधि की पुस्तक में जो विदेशी विधि से संबंधित है उसमें है, और जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन, यानी वो पुस्तक क्या है, ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रिंटेड की गई है या पब्लिश की गई है, अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, और जो विधि की पुस्तक है उसमें उस विधि को अंतर्विष्ट करने वाली है, यानी वहां की उस देश की विधि भी उसमें होनी चाहिए, विधि के बारे में उसमें कथन होने चाहिए, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी निर्णय, यानी जो फॉरेन कंट्री है उनके अंतर्गत में जो कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट के किसी भी डिसीजन की कोई भी रिपोर्ट है जो उस पुस्तक में है, अब वो रिपोर्ट कोर्ट की, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, वो भी इसमें शामिल मानी जाएगी, और ये सब क्या होंगी, रिलीवेंट मानी जाएंगी। ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड के कानून को अगर समझना है तो इंग्लैंड कानून की जो भी ऑफिशियल बुक्स होंगी, ठीक है ना, उसका हवाला कह सकते हैं, उसका हवाला एविडेंस के रूप में यहाँ पे कोर्ट में दिया जा सकता है। ये बात करती है धारा 32। अब धारा 33 सेक्शन 33, ये आपका अलग से आता है, अलग पार्ट है, स्पेशल, केवल एक ही सेक्शन है इसमें, धारा 33। धारा 33 कहती है किसी कथन में से कितना साबित किया जाए। अब ये तो थे कि हाँ भाई बुक्स में लिखा हुआ है ना, या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट तो लिखे हुए हैं और वो स्टेटमेंट रिलीवेंट भी हैं। तो यानी जो हम अब तक पढ़ रहे थे 32 तक, जो हम 27 से 32 तक ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ये रिलीवेंट तो हैं, लेकिन ये जो रिलीवेंट हैं, अब जो स्टेटमेंट हैं उनमें से कितनों को रिलीवेंट माना जाए। बुक्स में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी उसमें से रिलेटेड, है ना, तो उनमें से कितने कथन को साबित माना जाएगा, कितना स्टेटमेंट प्रूव किया जा सकता है। हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, यानी सेक्शन 33 कहती है कि कथन, जो स्टेटमेंट है, किसी बातचीत के रूप में या फिर किसी डॉक्यूमेंट में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में हो, बुक्स में हो, जो अब तक हमने 27 से 32 तक के अधीन पढ़ी हैं, या लेटर्स के रूप में हो, या कागज पत्र की आवली का भाग हो, आवली मतलब श्रृंखला का, सीरीज का, है ना, तब क्या एविडेंस, उसमें से कितना एविडेंस दिया जा सकता है, ये धारा 33 कहती है। तो धारा 33 कहती है कि जब कि कोई कथन जिसका साक्ष्य, जबकि कोई कथन, स्टेटमेंट जिसका एविडेंस दिया जाता है वो किसी बृहत्तर कथन, बृहत्तर मतलब लॉन्गर स्टेटमेंट, बृहत्तर कथन का यानी लॉन्गर स्टेटमेंट के रूप में हो, या किसी बातचीत का भाग हो, है ना, कन्वर्सेशन हो, या पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट हो, या किसी एकल दस्तावेज का भाग है। एकल दस्तावेज मतलब आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, सिंगल जो डॉक्यूमेंट होता है उसका पार्ट है, या फिर किसी ऐसी दस्तावेज में कंटेंट, अंतर्विष्ट मतलब कंटेंट है दस्तावेज में, जो किसी पुस्तक का या पत्र का या कागज पत्र का, यानी किसी बुक्स का, और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, है ना, या फिर क्या है वो एक कनेक्टेड सीरीज है ऑफ लेटर्स की या पेपर्स की, यानी पुस्तक का, पत्र का या कागज पत्रों की आवली का, श्रृंखला का, सीरीज मतलब श्रृंखला का भाग है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भाग में अंतर्विष्ट है, कंटेंट है, तब उस स्टेटमेंट को या बातचीत को, दस्तावेज को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, बुक्स को या लेटर्स को या कागज पत्र को, पेपर्स को, इनकी श्रृंखला के उतने का ही, कितने का,
ना कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा। उतने का ही कितने का? जितना, यहां पर है इसका जवाब, जितना न्यायालय उस कथन की, स्टेटमेंट की नेचर को, उसके इफेक्ट को, प्रभाव को और सरकमस्टेंस को, तीन चीजों को, जो स्टेटमेंट होगा इनमें, उस स्टेटमेंट की नेचर, उसके इफेक्ट, उसकी सरकमस्टेंसेस को जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। तो एक कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है मामला कि स्टेटमेंट में से कितना साबित किया जाए, कितना रिलीवेंट माना जाए, वो कोर्ट देखेगा कि वो जो स्टेटमेंट है उसका नेचर क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा और वो सर्कमस्टेंसेस जिनमें वो कथन किया गया है, ठीक है ना, उनके आधार पर न्यायालय जो है उसको विशिष्ट मामले में आवश्यक जो है विचार करता है, समझता है, तो उतना ही एक्सेप्ट वो उसमें करेगा। तो ये इतनी बात जो है वो रिलेटेड है आपकी 33 से। अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है यहाँ पर, नेक्स्ट एक कैटेगरी फिर आती है, ये मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आता है कि जो कोर्ट के जजमेंट है, निर्णय है, वो कब रिलीवेंट माने जाते हैं। तो जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलीवेंट कब माने जाते हैं, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ये एक अलग है और मेंस का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्री का तो बनता ही बनता है, लेकिन मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होते हैं, कब रिलीवेंट माने जाते हैं। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा आप करके पढ़ेंगे, आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो तो उतना सफिशियंट है। तो इस तरह से करके हमारी ये अगले 8-10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 8-10 भी नहीं लगेंगे, 7-8 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा एविडेंस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।